देखिए पढ़ाई कर लो पहले, चलो लिखो फटाफट, चलो। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलम्बियन फोर्स लिख लिया। क्या पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस, law is valid for point or point like charges. Coulomb's law is valid for point or point like charges. देखिए यहां हमें समझना है, मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है और इसके एंड्स पर दो चार्ज रखे हुए हैं, राइट। ये है प्लस Q1, ये है प्लस Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है। आप मुझे बताइए लगने वाला फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, अगर मान के यहां में एक्सटेंडेड बॉडी स्फीयर रख दिया और यहां पे भी एक स्फीयर रख दिया, ये दो स्फीयर्स हैं, दीज आर द एक्सटेंडेड बॉडीज, इनके बीच का सेंटर हमारे पास आर है। अब जरा मुझे बताइए, अगर सेंटर्स के बीच का सेपरेशन आर है और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं सारा, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दूं, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा सरफेस पे रिजाइड करता है। कहां रिजाइड करता है, सरफेस पे। क्या कंडक्टर के अंदर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही एक दूसरे के पास ऐसे रखे हो, ये आइसोलेटेड थे, मतलब बहुत दूर दूर रखे हुए थे, उस कंडीशन में इसका पूरा चार्ज कहां रहेगा, इसकी सरफेस पे। इसका पूरा चार्ज कहां रहेगा, इसकी सरफेस पे। बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही इसको एक दूसरे के सराउंडिंग में लेके आओ, क्या वो चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इसकी सरफेस का जो चार्ज है वो चार्ज इस वाली सरफेस पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, लाइक दिस। ये वाला चार्ज भी यहां आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अल्टीमेटली आप ऐसा कहेंगे कि पहले अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था तो चार्ज का सेंटर यहां था, अगर यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था तो चार्ज का सेंटर यहां था। लेकिन रिपल्शन की वजह से जब ये दूर जाएंगे एक्सटेंडेड बॉडीज पर, तो इफेक्टिव सेंटर जो है वो दूर शिफ्ट हो जाएंगे, और अब इफेक्टिव सेंटर जो है इसका चार्ज का, वो आर डैश के बराबर है, जो कि आर से बड़ा होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या फोर्स इतना होगा, इससे कम हो जाएगा। तो यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो डेफिनेटली लेस देन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। आप मुझे बताइए, क्या कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, नहीं वैलिड है। कहां वैलिड है, कैसे बताओगे, बताओ चार्ज कितने से? कैसे बताओगे? हम कह रहे हैं, हमने एक लाइन लिखी, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस, नॉट वैलिड फॉर द एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए क्यों वैलिड नहीं है, वैलिड तो ये है, वैलिडिटी तो कि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहां आप बता सकते हो कितना फोर्स लग रहा है, क्या आप यहां बता सकते हो कितना फोर्स लग रहा है? आप ऐसा कह सकते हो कि चार्जेस दूर चल गए तो फोर्स उससे कम होगा, पर कितना होगा आप नहीं बता सकते। नहीं समझ में आई बात। आप एग्जैक्ट वैल्यू फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे कोई सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट नहीं होता। कुछ महामूर्ख लोग ऐसे सवाल बना देते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज की सेंटर ऑफ मास पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल लेंगे, फोर्स का वॉल्यूम नहीं वैलिड है। सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। तो सिंपल सी बात यह कि जो फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, वो उससे कम होगा, पर कितना होगा मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, और नहीं बता सकता तो कूलम्ब लॉ फेल हो गया। दूसरी बात बताइए, मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस होता, उस पे माइनस होता, व्हाट हैपन, अट्रैक्शन से पास वाली सरफेस पे आ जाता, इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाता, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती। तो मैं ज्यादा होगा या कम होगा ऐसे बता सकता हूं, पर एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए मैं सीधी सीधी बात करूंगा, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस। जल्दी बनाइए। तो यार मतलब कहां किस दुनिया में हो तुम लोग? अभी क्या कह रहा था मैं, कहां के ख्वाब देखती है बेटी बेटी क्लास के अंदर? सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती।
हाँ, चार्ज का बिल्कुल ठीक है। नहीं बता सकता ना बेटा, आपको पता ही ना डिस्टेंस कितना हो गया। एग्जैक्टली, इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गया उनके बीच का। नहीं है, होता ही नहीं है चार्ज सेंटर नाम कोई चीज, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। आई बात समझ में? सेंटर ऑफ चार्ज असल में क्या होता है कि अपन लोग तो नहीं पढ़ते नीट लेवल पे तो, पर आईआईटी वाले जो बच्चे हैं वो डाइपोल वाले केस में सेंटर ऑफ चार्ज का लॉजिक लगाते हैं। मैं आपको देखो क्लियर करता हूं थोड़ा सा ना। ऐसे समझे आप, एक रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग को नॉन कंडक्टिंग रिंग थी। कौन सी रिंग थी? इसके आधे सरफेस पे आपने प्लस चार्ज दे दिया और आधे पे आपने माइनस दे दिया। तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। कोई भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सिस्टम डाइपोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइपोल। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, और वो डाइपोल मोमेंट निकालने का जो तरीका होता है वो बेसिकली इंटीग्रेशन का मेथड होता है। क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन कंसीडर करते हैं, फिर यहाँ छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसका चार्ज माइनस ड्यू क्यू लेंगे, इसका चार्ज प्लस ड्यू क्यू लेंगे, फिर विद इन द लिमिट इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालते हैं। और 2 या 3 केस ऐसे आते हैं जिन केसेस के अंदर अगर आप सेंटर ऑफ रिंग का नहीं होता, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π ऊपर होता है, वैसी कंडीशन जस्टिफाई हो जाती है 2 या 3 केसेस के अंदर। तो कुछ लोग मान लेते हैं कि यार 2 या 3 आ रहा है, इसका मतलब सब जगह आएगा, सब जगह वो नहीं आता, फेल हो जाता है। इसलिए सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट आप कर ही नहीं सकते ये बात। इसलिए क्लियर है, हमें तो चर्चा ही नहीं करनी इस मामले में, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हम सिंपल बात करेंगे कि कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट और पॉइंट लाइक। बताइए, अगर ये कंडक्टर के बजाय इंसुलेटर होते तो क्या होता? फिर तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं ना, और चार्ज अगर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इफेक्टिव मास चार्ज सेंटर पे ले सकते हैं, फिर आप लगा सकते थे स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। ये कहानी क्लियर है, ये समझना जरूरी है। अगर मेरे पास ये चार्ज, ये स्फीयर है, और इस स्फीयर की सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हमेशा, हमेशा अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सरफेस पे, तो पूरे के पूरे चार्ज का सेंटर ये मान लिया जाएगा कूलम्स लॉ लगा दोगे। पर अगर ये रीअरेंज कर लेता है अपने आप को, स्प्रेड आउट होकर दूर चला जाता है या पास आ जाता है, उस कंडीशन में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। समझ में आ गई बात? तो जब हम बात करते हैं कि अगर कहीं भी स्फेरिकल सिमेट्री वाले केसेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज कहां माना जाएगा? सेंटर पर, फिर हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। पर अगर स्फेरिकल सिमेट्री है बॉडी के पास पर चार्ज के पास नहीं है ना, क्या चार्ज के पास स्फेरिकल सिमेट्री है? वहां चार्ज के पास स्फेरिकल सिमेट्री है। अगर आप ऐसे स्फीयर रखो, इसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसकी भी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, इन दैट सिचुएशन यू कैन अप्लाई दी कूलम्स लॉ। क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे माना जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे माना जाएगा। इन दैट सिचुएशन कूलम्स लॉ इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर चार्ज की स्फेरिकल सिमेट्री नहीं, क्या यहां चार्ज की स्फेरिकल सिमेट्री है? कंडक्टर्स के अंदर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल होकर दूर भाग जाता है, और नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट होकर के पास आ जाता है, तो वो अपनी स्फेरिकल सिमेट्री को लॉस्ट कर देगा। इन दैट सिचुएशन कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। इसलिए कूलम्स ने जो लॉ दिया था वो सीधी सीधी बात की थी, साहब ये पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए ही वैलिड है। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, that means F is inversely proportional to R square. Coulomb's law follows inverse square law, that means F is inversely proportional to R square. Coulomb's law follows inverse square law, that means F is inversely proportional to R square. Next point लिखिए, it is the conservative force, it is the conservative force, that's why potential and potential energy defined. It is a conservative force, that's why potential and potential energy defined. It is a conservative force, that's why potential and potential energy defined. Next point लिखिए, for two charge system, for two charge system, net external force
for two charge system, net external force on system will be zero. For two charge system, net external force on system will be zero. Hence, linear momentum of the system, hence linear momentum of the system remains conserved. Linear momentum of the system will remains conserved. देखिए, मैं दो अलग अलग सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं. पहला सिस्टम है, इसमें चार्ज प्लस Q1, दूसरा चार्ज प्लस Q2 है. ये जो है दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, इनके बीच का दे विल रिपेलिंग ईच अदर, अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग. इस पे लगने क्या बकवास है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. ये फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. आई बस यहां जो है F21 का मैग्नीट्यूड F12 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. क्या दोनों फोर्स इक्वल हैं, क्या दोनों अपोजिट हैं, सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. यह बात कर लीजिए. माइनस Q1 है और ये प्लस Q2 है. क्या सेपरेशन R है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन ड्यू टू टू इधर होगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टू ड्यू टू वन इधर होगा. क्या यहां भी दोनों फोर्स अपोजिट है, क्या सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, तो दोनों सिचुएशन में सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो होता है जीरो. क्या है यार, एफ एक्सटर्नल जीरो, तो P इनिशियल इक्वल टू क्या माना जाएगा, P फाइनल. ये बात ध्यान रखना. फॉर सिस्टम, किसके लिए, सिस्टम के लिए. दो चार्जेस को आपने छोड़ दिया, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. छोड़ दिया मतलब रिलीज किया, रिलीज किया मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम भी जीरो, सिस्टम का मोमेंटम मतलब किस दुनिया में हो तुम लोग. अभी जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना सीधा सीधा. दो चीजों को रिलीज कर रहा हूं, दोनों का मोमेंटम क्या है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या है. पर अगर ये प्लस है और ये माइनस है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो भागेंगे ना, और भागेंगे तो इसके पास भी मोमेंटम आएगा, इसके पास भी मोमेंटम आएगा. पर जितना मोमेंटम इसके पास प्लस आया उतना इसके पास, ताकि सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, तो इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम बदल जाएगा लेकिन सिस्टम का कंजर्व नहीं. समझ में आई बात, इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम. हाँ, इसको बनाओ जल्दी से. ये क्या है, वेट वेट कर. बढ़ जाए आगे. ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट अपन ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी सीखा था. क्या ये सेंट्रल फोर्स है, क्या ये सेंट्रल फोर्स है. फोर्सेस के अंदर एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरे का टॉर्क जीरो होता है, इसलिए एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है. क्या चीज पुरानी, अच्छा वो माइक पहले वाले. जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ. क्या गप्पे मारते रहते हो तुम लोग. बढ़ जाए आगे. अब समझिएगा, ये हमारे पास एक चार्ज है और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है, और इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई. ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, प्लस Q1,
ये चार्ज प्लस Q2 है, सेपरेशन R है, इस पे जो फोर्स रिपल्शन लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मैंने वेक्टर साइन लगा दिया, कोई बुरा नहीं मान सकता, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या इस पर लगने वाला फोर्स उसके सेंटर से जा रहा है? बोलिए। तो अगर इसको एक्सिस मान लूं तो बताइए इस पे लगने वाला फोर्स क्या एक्सिस से पास हो रहा है? और जब फोर्स एक्सिस से पास हो जाए तो टॉर्क जीरो होता है। क्या इस पर लगने वाला फोर्स इसके सेंटर से जा रहा है? तो इसके अबाउट उस पे टॉर्क जीरो है और उसके अबाउट नहीं। समझ में आई बात? और जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम लिखिए, Coulombian force is the central force. Coulombian force is the central force. Coulombian force is the central force. That's why angular momentum of Coulombian force is the central force. That's why angular momentum of one charge particle with respect to other, angular momentum of one charge particle with respect to other remains conserved. Angular momentum of one charge particle with respect to other remains conserved. Next point लिखिए, the force of interaction between two charge particles, the force of interaction between two charge particles does not depend on, the force of interaction between two charge particles does not depend on presence or absence of third charge. The force of interaction between two charge particles does not depend on presence or absence of third charge. इसको समझिएगा ध्यान से। देखो एक बात बताइए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हमारे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, राइट। मान लीजिए ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, और इनके सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आर है। एक चार्ज पार्टिकल अभी हम बाद में रखेंगे, पहले आप यहां देख लीजिएगा। ए ने बी के ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया एफ, मान लीजिए ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू है, तो बताइए एफ की वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कहानी क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि सेम डिस्टेंस पर आपने इधर कोई थर्ड चार्ज रख दिया, डिस्टेंस आपने एग्जैक्टली सेम रखा और चार्ज का वैल्यू भी सेम रखा, ये प्लस है, ये सी मान लेता हूं, डिस्टेंस आर है, क्या अब ये सी भी इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ लगाएगा? और एफ की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप मुझे बताइए क्या बी पर रिजल्टेंट फोर्स बदल जाएगा? रिजल्टेंट बदल गया ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार जब ये नहीं था तब इसने कितना फोर्स लगाया था? के क्यू स्क्वायर बाई, और जब ये आ गया तब ये कितना लगा रहा है? सेम लगा रहा है। तो इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस ए की वजह से बी पे लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं। समझ में आई बात? बनाइए जल्दी से। बढ़ जाए, ये कहानी क्लियर ना? सी का प्रेजेंस या एब्सेंस ए की वजह से बी पे लगने वाला फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा। दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से अफेक्ट नहीं होता। हाँ, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? रिजल्टेंट। पहले क्या था इस पे रिजल्टेंट? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
पर जब ये आ जाएगा तो √2 k² /r² हो जाएगा ना, तो रिजल्टेंट वैल्यू बदलेगी, लेकिन जो एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तेरी मर्जी में रख दे, तेरी दुनिया के जिस कोने में, ए तो उतना ही फोर्स लगाएगा उस पर, तो उठा के रख देना, इसको यहां रख दे, उससे क्या होगा, इसने तो उस पर उतना ही लगाया। हम तो बात कर रहे हैं ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स की, इसको तो यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, कहीं भी रख दो आप उसको, वो जो इस पे फोर्स लगाएगा वो किसी और डायरेक्शन में आ जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू कुछ और हो जाएगी, पर क्या इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स बदलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ एग्जैक्टली बी पे नेट पूछा था ना उसने, बी पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर वो ये पूछता, ये सही पूछ सवाल है, जो कल अपन ने एक सवाल किया था कि दो चार्जेस ऐसे रखे हुए थे, उनके बीच लगने वाला फोर्स कुछ था F0, फिर हमने बाद में एक मेटल इंट्रोड्यूस कर दी थी और आपसे पूछा था इस पर जो फोर्स है वो कितना बढ़ेगा या कम हो जाएगा, तो हमने कहा था बढ़ जाएगा इंडक्शन की वजह से। अगर वो ये पूछता कि इसके रखने के बाद इसकी वजह से इस पे फोर्स, कोई चेंज नहीं, नहीं समझ में आई बात, रिजल्टेंट फोर्स बदलता है, पर जो पहले फोर्स लग रहा था किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से दूसरे पे, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बहुत कॉमन सवाल है, कैपेसिटर के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हालांकि उसकी लैंग्वेज इतनी बेकार होती है ज्यादातर केसेस के अंदर, कुछ एक अच्छा पूछा है। हमारे साथ ये बदनसीबी है नीट वाले बच्चों के साथ कि हमसे सवाल इनकम्प्लीट पूछे जाते हैं, कई बार अंडरस्टूड माना जाता है, जैसा मान रहे सब हम, यही वाले एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं कि क्या अजम्पशन लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। आप एक सिंपल बात बताइए मेरे को, मैं अगर सिंपल से आपसे जानना चाहूं यार इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, आप इसका एक्सेलरेशन कैसे डिसाइड करोगे साहब, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा डिवाइड बाय मास। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसी पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो अंडरस्टूड है मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, नहीं समझ में आई बात, तो वो रिजल्टेंट फोर्स वर्ड यूज करे या तो, और अगर वो सिर्फ इतनी बात कर रहा है इसकी वजह से इस पे कितना, हेलो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल और समझो आप, इसको फिलहाल जस्ट समझ लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। ये कंडक्टर है, सुनिएगा ध्यान से, क्या है ये कंडक्टर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज रख दूं तो उस पे कोई फोर्स लगेगा, अरे बोलो, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर मैंने कल कहा था चार्ज अगर एम्बेडेड है, साइलेंट आर इनफाइनाइट होने की वजह से फोर्स जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, हमें तो थोड़ा बहुत फील्ड का आइडिया है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो, और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो इसके अंदर अगर कोई चार्ज रख दोगे, कोई चार्ज रख दोगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। पर सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मान लीजिए यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू। अब मैं क्या करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, यहां से आर डिस्टेंस पे बाहर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखता हूं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है, बताइए इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कंडक्टर के अंदर रखा हुआ है तो आंखें बंद करके नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या इसकी वजह से यहां माइनस इंड्यूस होगा, अरे बोलो भाई, और इसकी वजह से दूसरी वाली सरफेस पर इधर क्या इंड्यूस होगा, प्लस, ये तो चार्ज इंडक्शन होगा। एनी डाउट टिल नाउ, कहानी क्लियर, जरा मुझे बताइए, एफ नेट ऑन क्यू विल बी ऑलवेज जीरो, नंबर वन। नंबर टू, एफ ऑन क्यू ड्यू टू प्लस क्यू विल बी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर राइट वर्ड्स। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, वो किसी और की प्रेजेंस या एब्सेंस से अफेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इसने इस पर इतना फोर्स राइटवर्ड लगाया और उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं
ये इतना ही फोर्स अपोजिट लगा रहे होंगे। नहीं समझ में आया? अरे बोलो भाई। तो जो इंड्यूस चार्जेस हैं क्या इतना ही फोर्स अपोजिट लगा रहे होंगे? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए थर्ड कि इफ ऑन क्यू ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किधर? लेफ्ट वर्ड। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है इस पे डिपेंड कर जाएगा। अगर वो आपसे सिर्फ इतना बात पूछे, अच्छा ये तो अकेला है, तुम्हारी मर्जी में तो चार्ज रख दो बाहर, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो नेट फोर्स हमेशा जीरो। नहीं समझ में आई बात? कंडक्टर के अंदर किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अब दूसरी बात समझिएगा, हमसे कहा जाए कि साहब बताइए, मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी, आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितना है क्यू पर? जीरो। बताइए उसकी वजह से कितना है? कि साहब अभी तो आपने बताया दो चार्जेस के बीच लगने वाला चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज जितने भी रखें उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस अफेक्ट, मतलब इनकी वजह से, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स में कोई चेंज, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स तो राइट वर्ड ही होगा ना, क्या क्यों बाय आर स्क्वायर। बोलो भाई। लेकिन क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो चुके हैं, हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज रखा होगा उस पर नेट फोर्स जीरो है। अगर इसने कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे राइटवर्ड इतना फोर्स लगा रखा है, तो इंड्यूस चार्जेस भी उतना ही फोर्स अपोजिट लगा रहे होंगे, तभी तो नेट जीरो होगा। तो बेटा सवाल ज्यादा अच्छा कब बनता है? जब वो ये पूछे बताइए इस पे इंड्यूस चार्जेस का फोर्स कितना है, कि साहब उतना ही होगा जितना बाहर वाले चार्ज का है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ताकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। जल्दी बना लीजिए। बढ़ जाए। हमेशा याद रखना आपसे सवाल की लैंग्वेज क्या दी गई है, आपसे किसी एक चार्ज की वजह से दूसरे पे फोर्स पूछा गया है या नेट फोर्स पूछा गया है। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स जीरो ही होगा। आई बात समझ में? कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, नेट फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो वो फोर्स जीरो करेगा ही करेगा। तो अगर आपने कोई भी, जरूरी नहीं है कि ये स्फीयर ही हो, किसी भी रैंडम शेप का कंडक्टर हो, अंदर कोई चार्ज रखोगे नेट फोर्स जीरो। हमें ये भी पता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर इतने फोर्स से। अब हमें पता है इस पे नेट फोर्स क्या है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलकर इधर ही लगाएंगे ना फोर्स, क्या नेगेटिव इधर खींचेगा? बोलो भाई। और पॉजिटिव इधर धक्का देगा, तो दोनों का जो फोर्स आएगा इधर ही आएगा ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर, ताकि इसको कैंसिल आउट क्या कर दे? जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे समझिए। अब हम जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है, इसकी दो वेराइटी हम लोग करेंगे। पहले सवाल को समझिए फिर हम लैंग्वेज लिखेंगे। मेरे पास देखिए, ये हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, कंडक्टिंग बॉल्स, राइट? और इन कंडक्टिंग बॉल्स को हमने क्यू चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है? क्यू। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, एंड बोथ द बॉल्स आर आइडेंटिकल। इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, इसको भी चार्ज दिया प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन आर है। आप मुझे बताइए ए की वजह से बी पे कितना फोर्स लगेगा? तो हम यहां बात करते हैं। एफ नॉट इक्वस टू के
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कहानी क्लियर? ये बी पे लगने वाला फोर्स है, डायरेक्शन पता है ना, ये उसको उधर रिपेल करेगा। बोलिए भाई, कहानी क्लियर? अब मेरे पास एक और, ये नहीं सेलेक्ट होगा, दूसरी बना देते हैं, ये लीजिए। एक और मेरे पास बॉल है, ये जो बॉल है ये सी है और ये अनचार्ज है। सी इज अनचार्ज। इसको चार्ज नहीं दिया, तीनों कंडक्टर्स हैं, तीनों आइडेंटिकल है, ए बी सी आर आइडेंटिकल बॉल्स। आप मुझे बताइए, क्या हमने पिछली क्लास में ये सीखा था मेथड्स ऑफ द चार्जिंग के अंदर, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम, और अगर बॉडीज आइडेंटिकल है, पोटेंशियल सेम होने पे चार्ज भी। द क्वेश्चन इज व्हाट, मैंने सी को पहले ए से टच किया, याद रखिए फाइनल चार्जेस दोनों पे बराबर बराबर आएंगे अगर वो आइडेंटिकल है तो, और वो बराबर बराबर कौन सा बटेगा? दोनों का जो टोटल चार्ज था वो, जब मैं इसको इससे टच करूंगा तो दोनों का टोटल चार्ज कितना था? प्लस क्यू, तो दोनों पे कितना कितना आ जाएगा? क्यू बाई टू, क्यू बाई टू। बोलो भाई, कहानी क्लियर? अब मैंने इस पे क्यू बाई टू आ चुका है, इसको जाके इसके टच किया, इसका चार्ज कितना था? इसका कितना? टोटल कितना? 3 क्यू बाई 2, वो दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो उसका चार्ज कितना? 3 क्यू बाई 4। अब इसको उठा के फेंक दिया, बताइए अब उनका फोर्स कितना है? तो 3/8 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये Q/2 डिस्टेंस तो उतना ही है ना, और वो 3 Q/4 जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी हम कर लेंगे। पहला पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट ये है कि इसको उठा के फेंकने के बजाय मिड पॉइंट पे रख दिया। अब बताओ उस पर कितना फोर्स है? कि सब ना 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 ना, उस पर रिजल्टेंट, इसकी वजह से थोड़ा पूछ रहा हूं भाई। डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम बनाओ, वरना भी तुम फिर गड़बड़ करोगे। जल्दी से बना लो, है ना। हाँ जी, बढ़े, लिखिए, लिखिए बॉल्स ए बी सी एंड आइडेंटिकल, balls A, B and C are identical. Balls A, B, C are identical. Initially, ball C brought in contact with A. Initially, ball C brought in contact with A, and after that, ball C brought in contact with B. After that, ball C brought in contact with B and finally taken away, and finally taken away. ठीक है? What will be force of repulsion between A and B? What will be force of repulsion between A and B if initially they were repelling with F naught? Initially they were repelling with F naught. किससे रिपेल कर रही थी पहले ये? F naught से। F naught की वैल्यू क्या होगी? k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या मुझे इतना समझ में आता है, जब इसको इसके टच करूंगा तो इसका चार्ज कितना बचेगा? Q/2 लिख दूं, तो मैं डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा। हेलो, अब इसका चार्ज कितना आ गया? जब इसको उसके जाके टच करूंगा तो ये चार्ज कितना होगा? 3Q/4। इसका चार्ज भी कितना? 3Q/4। अब इसको हमने दूर रख दिया। अब मुझे बताइए, अब जो इसका फोर्स होगा, ये फोर्स पहले था, बाद वाला फाइनल, क्या उसकी वैल्यू k Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर होगी?
क्या 3 और ये 8 हो जाएगा, 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये 3/8 एफ नॉट है? तो ये फोर्स हो गया। नहीं समझ में आई बात? इसको बनाइए, फिर इसका दूसरा पार्ट दोबारा लिखेंगे। बढ़ जाए, लिखो। लिखे, लिखिए। इन अबाउ क्वेश्चन, इफ ball C is finally, in above question, if ball C is finally placed at, at midpoint of A and B, ball C finally placed at midpoint of A and B, then what will be resultant force? Then what will be resultant force on B? तो अगर हम लोग इस सी बॉल को यहां उठा के बाहर रखने के बजाय कहां रख दें? मिड पॉइंट पे। चलिए मिड पॉइंट पे रख देते हैं। तो ये आपने इसको मिड पॉइंट पे रख दिया सी को। चलिए साहब, ये सी है। अब जरा मुझे बताइए, ये जो हमारी सी है बॉल, इसका चार्ज कितना? 3q/4 पॉजिटिव ना? क्या ये r/2 है? और क्या ये वाला जो डिस्टेंस है वो r है? अब जरा बताइए, क्या बी, सॉरी ए, बी को रिपेल कर रही होगी? सी भी तो रिपेल करेगी, और दोनों रिपेल करेंगे तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएगा। बोलो भाई। तो फोर्स ऑन बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। नहीं समझ में आया? बी पे लगने वाला जो फोर्स है वो ए से जो रिपल्शन फोर्स लगेगा और जो सी से रिपल्शन फोर्स लगेगा, बी पे उनका सम होगा ना, एक ही डायरेक्शन में। इसलिए जरा बताइए बी और ए के बीच में कितना लगेगा? वो तो अभी आपने निकाला। वो नहीं समझ में आया? तो ये वाला जो फोर्स है वो तो हमारे पास क्या रहेगा? 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ना, प्लस इसकी बात करता हूं बी और सी की। बताइए के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 9/16। अरे बोलो ना यार, नहीं समझ में आई बात? क्यू स्क्वायर अपॉन 16 इंटू r/2 का होल स्क्वायर, r²/4। 4 से 4 टाइम्स कैंसिल, 9/4 हो गया। अरे बोलो ना भाई। तो क्या ये 9/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है? ये कितना है? 3/8। बोलो ना यार। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 4 था, या इसको ज्यादा बेहतर, कोई बात नहीं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये भी 8 बन जाएगा ना। तो 8r² एलसीएम ले लोगे, और यहां कितना हो गया? 18। 21/8 एफ नॉट। नहीं समझ में आया? देखो ये बन गया 3/8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, प्लस ये बन गया 9 के क्यू स्क्वायर बाय, ये बन जाएगा हमारे पास 4r²। कहानी क्लियर? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो ताकि ये 8 बन जाए। तो 8r² एलसीएम आ गया ना। ये कितना हो गया? 18 और 3, तो ये हो गया 21/8 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये एफ नॉट था, तो क्या आ जाएगा? 21/8 एफ नॉट। आ गया समझ? ठीक है।
बढ़ जाए। अब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो हमने ग्रेविटेशन में जितने भी सवाल किए थे, अगले वाले 4-5 सवाल वही रिवीजन है तुम्हारा, ठीक है। पर ये सवाल फ्रिक्वेंटली आते हैं इसलिए मैंने करना जरूरी है। देखिए, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और ये सब डायग्रामेटिक वाले सवाल है, लैंग्वेज की यहाँ कहीं जरूरत है नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल है, हेलो, और ये भी एक ट्राइंगल है। यार आवाज नहीं आनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कुछ पूछना है मैं अवेलेबल हूं, आवाज नहीं आनी चाहिए, बस ध्यान से सुन लेना कान खोल के। सुनिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड आर, कितना साइड है इसका, आर आर एन आर। ये चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ये चार्ज भी है प्लस क्यू। मान लीजिए ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे किसी भी एक पे रिजल्टेंट निकालना है बिकॉज ऑफ टू अदर्स। तो मैं काम करता हूं, बी पे रिजल्टेंट निकालता हूं। आप मुझे बताइए, अगर मैं बी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूं तो क्या ए बी को रिपेल करेगा? क्या उतने ही फोर्स ये भी रिपेल करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम क्यों होगा? मैग्नीट्यूड में चार्जेस की वैल्यू सेम है और डिस्टेंसेस भी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या ये 60 डिग्री होता है? तो यार अगर ये एफ है और ये भी एफ है और ये एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा, √3f ना। तो एफ रिजल्टेंट ऑन बी बिकम्स इक्वल टू √3 वॉट, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पहली कहानी क्लियर। दूसरी कहानी में हम पता है क्या कर रहे हैं, हम किसी एक चार्ज को नेगेटिव करेंगे। ये वाला जो चार्ज है ये प्लस क्यू, ये वाला जो चार्ज है ये भी प्लस क्यू, और ये वाला चार्ज हमने कर दिया माइनस क्यू। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब सबसे पहले मैं सी की बात करता हूं। सी पे तो फोर्स एग्जैक्टली सेम ही आएगा। अरे बताओ ना यार, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा? ये एफ है तो ये एंगल कितना, तो रिजल्टेंट कितना, √3f ना। और एफ की वैल्यू क्या है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं ए पे रिजल्टेंट कितना होगा। अच्छा यहां तो पता है सब पे सेम ही होगा ना, इसका रिपल्शन इधर, उसका रिपल्शन इधर, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। उसकी बात करूंगा तो ये उधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, रिजल्टेंट उधर आ जाएगा। सब पे सेम होगा नहीं होगा? यहां ध्यान से सुनिए, क्या ए को बी रिपेल करेगा, लेकिन बेटा ए को सी अट्रैक्ट करेगा। और ये एंगल कितना होता है, ये 60, तो ये कितना है, अगर ये 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट एफ आ जाएगा ना। ये एफ था, ये एफ था, तो ये भी एफ आ गया। अब मैं बात करता हूं इस वाले की, किसकी, बी की। क्या ए बी को पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से रिपेल करेगा? क्या सी इसको अट्रैक्ट करेगा? क्या ये एंगल भी 120 डिग्री है? तो रिजल्टेंट क्या होगा, एफ रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल टू एफ। नहीं समझ में आई बात? और एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बता दो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। होपफुली समझ में आ गया होगा, जल्दी बनाइए। आ गया समझ? बढ़ जाए, बढ़ जाए, ठीक है।
बढ़ जाए। देखो, इस बार हमारे पास ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड क्या है? आर, आर, आर एंड आर, राइट। और इसके कॉर्नर्स पर सभी चार्जेस आइडेंटिकल रखे हुए, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू। और इनको हम नॉमिनेशन कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मुझे किसी भी एक पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ ऑल अदर। आप मुझे बताइए, अगर मैं बी पे रिजल्टेंट निकालता हूं तो आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि बी को ए रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? अगर ये रिपेल करेगा तो क्या इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर मिलेगा? क्या सी भी इसको रिपेल ही करेगा? और रिपेल करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन इधर मिलेगा ना। आप मुझे बताइए, क्या ये फोर्स एफ है और ये फोर्स भी एफ ही है? ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? दोनों चार्जेस भी सेम और डिस्टेंस भी सेम। कहानी क्लियर? लेकिन ये वाला चार्ज सेम है पर डिस्टेंस √2r है। ये कितना है? √2r। मान लीजिए जो चार्ज यहां रखा हुआ है उसने रिपेल किया एफ डैश से। कितने से रिपेल किया? ये एफ डैश है। जरा बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश? कि साहब के क्यू स्क्वायर अपॉन √2r का होल स्क्वायर 2r²। क्या ये वैल्यू हम एफ ले रहे हैं? तो क्या ये एफ बाई 2 होगा? तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई? एफ बाई 2। अगेन, क्या एफ एंड एफ बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर? तो इनका वेक्टर सम इधर कितना आएगा? √2f ना। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सम होगा नहीं होगा? तो एफ रिजल्टेंट ऑन बी विल बी इक्वल टू √2f प्लस एफ बाई 2। क्या मैं एफ कॉमन ले सकता हूं? क्या एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है? क्या अंदर आ जाएगा √2 प्लस 1/2। बाकी लोग इसको एलसीएम 2 लेके सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 1/2। ठीक है, जल्दी बनाइए। अच्छा, सारे चार्जेस आइडेंटिकल हैं तो किसी भी चार्ज पर निकालोगे तो इतना आएगा रिजल्टेंट। नहीं समझ में आई बात? अब अगले केस में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चार्ज को नेगेटिव कर देंगे, उस केस में फोर्सेस बदल जाएंगे। तो हमें सभी पे फिर फोर्स निकालना पड़ेगा। यहां तो आप एक को निकाल लो बस, ये निकाल लिया ना, इतना ही रिजल्टेंट इस पे आएगा, इतना इस पे आएगा, इतना इस पे आएगा। पर किसी भी एक का साइन बदल दिया मैंने तो रिजल्टेंट बदल जाएगा, बढ़ जाएंगे। देखो सुनो ध्यान से, इस बार हमारे पास वापस से स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हम चार्ज रखते हैं। ये चार्ज आपने प्लस क्यू रखा, ये चार्ज भी हमने प्लस क्यू ही रखा, ये चार्ज भी हमने प्लस क्यू ही रखा और ये वाला चार्ज हमने माइनस क्यू रखा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सारे ये सेपरेशन आर है। यार मुझे एक बात बताइए, सबसे आसान कौन सा जो आपको ऑलरेडी रिजल्ट पता है ना? डी। वही रिजल्ट आएगा, बस अंदर की तरफ आ जाएगा अट्रैक्टिव। नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, क्या डी को ए करेगा? क्या उतने फोर्स से सी भी अट्रैक्ट करेगा? लेकिन जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एफ डैश होगा ना। तो आप कहेंगे कि साहब देखिए, ये एफ है, ये भी एफ है और ये एफ डैश कितना? एफ बाई 2 ना। क्या इसका और इसका वेक्टर सम इधर आ जाएगा? तो अगर ये एफ डैश है तो √2f आ जाएगा ना इधर एक और, आएगा नहीं आएगा? क्या इन दोनों का सम हमें पता है? तो बताओ, एफ रिजल्टेंट ऑन डी बिकम्स इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या बनेगा बताइए?
√2 प्लस 1/2 लिख दूं मैं तो। और दूसरा वाला जो जब अपोजिट रखा हुआ है वो भी आसान है। उसमें क्या होगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि देखिए ये वाला जो है ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये भी क्या करेगा, रिपेल। लेकिन वो करेगा अट्रैक्ट। तो आप कहेंगे कि साहब देखिए ये जो फोर्स है अगर ये एफ है तो ये फोर्स भी क्या होगा, एफ। इसका और इसका वेक्टर सम क्या इधर आएगा, √2f आएगा, नहीं आएगा? क्या ये एफ डैश होगा, उसकी वजह से फोर्स क्या ये f/2 है? कौन सा बड़ा है इनमें से, √2f। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ रिजल्टेंट ऑन बी बिकम्स इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर √2 माइनस 1/2। नहीं समझ में आया, कहानी क्लियर? अब हम बात करते हैं ए की। ए पे और सी पे सेम फोर्स आएंगे, डायरेक्शन अलग होगी। ये ही काम की चीजें, ये तो हमें पहले कर लिया था हमने, उसी का सिमिलर केस है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बात करते हैं ए की। अगर मैं ए की बात करता हूं, ध्यान से देखना, अब रुक जाओ 2 मिनट के लिए। ए की बात कर रहा हूं, क्या बी ए को रिपेल करेगा? बोलो ना यार। क्या उतने ही फोर्स से डी अट्रैक्ट करेगा? क्या इसको ये वाला जो है इस तरफ रिपेल करेगा? जरा मुझे बताइए, क्या ये जो डायगोनल पे रखा होता है ये f/2 फोर्स लगाता है? क्या ये f है? क्या ये भी f है? क्या f और f का वेक्टर सम √2f है? क्या √2f इधर आएगा? अगर √2f इधर आएगा तो ये एंगल कितना होगा, और ये भी कितना है, 45। तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? आप मुझे बताइए, क्या f रिजल्टेंट ऑन a जो होगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना, 2f² प्लस f²/4, that becomes 9f²/4, मतलब 3f/2। नहीं समझ आया? एग्जैक्टली सेम फोर्स उस पर आएगा। देखो उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसकी बात हम कैसे करेंगे, आ जाओ भाई। देखो इसकी बात करते हैं, ये क्या अट्रैक्ट करेगा, बोलो ना भाई। और ये क्या करेगा, रिपेल, बोलो भाई। और ये क्या करेगा, ये भी प्लस है, वही प्लस, रिपेल ना, रिपल्शन इधर आ गया। जरा मुझे बताइए, क्या डायगोनल पे रखा हुआ जो फोर्स लगाता है वो f/2 होता है? क्या ये जो है वो f है? क्या ये भी f ही है? इसका और इसका वेक्टर सम रूट आएगा f, और f/2 90 डिग्री पे है, तो यही तो आएगा रिजल्टेंट। नहीं समझ में आई बात? तो f रिजल्टेंट ऑन a बिकम्स इक्वल टू 3 k q² अपॉन 2r², and f resultant on c is also 3 k q²/2r²। हाँ जी, आ गया समझ? तो अब देखो एक सिंपल बात बताऊं मैं आपको ना, जब आप चीजों को रिवाइज करें तो बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप, ये भी आपके नोट्स में है और ये भी आपके नोट्स में है, अगर आप इससे पहले वाले को रिवाइज करें तो आप शुद्ध बेवकूफ है। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि उसको करने के बाद इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसको रिवीजन करते तो उसका अपना आप ही हो गया है। नहीं समझ में आया? तो जो आप नोट्स बनाते हो, शॉर्ट नोट्स या ऑप्शन लेते हो, रिवीजन का ऑप्शन ये अलग से नहीं करना होता। आप या तो मैंने आपसे कहा था लाइन बना लो, आराम से वहां लिखो सारी चीजें।
ऐसा बेस्ट वे होता है कि आप जब जिस दिन आपने पढ़ा है वो उसी दिन जब आप घर जाके रिवाइज करें तो उसी दिन चॉइस ले लें कि कौन कौन से कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए, ताकि मैं बाकी को तो रिवीजन के टाइम पे देखे हूं। अदरवाइज आपके नोट्स में जो कुछ भी लिखा होता है आफ्टर द 6 मंथ एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको ये लगता है ये छूट गया तो क्या होगा, ये छूट गया तो क्या होगा, और आपका वो बंडल है वो बाद में रिवाइज होता नहीं है। तो इसलिए हमेशा रिवीजन करो तो ऐसे सवालों से करो जो मल्टी कंसेप्ट चलो, जहां अलग अलग वैरायटी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो, ताकि बहुत सारे कंसेप्ट वहां रिवाइज हो जाए हमारे। इसमें आपका हर तरह का सवाल रिवाइज हो गया। अब वो इतना बड़ा थोड़ी पूछेगा हमसे, हमसे तो कोई भी एक पे पूछ लेगा। हो सकता है इस पे पूछ ले, इस पे पूछ ले, उस पे पूछ ले, या इस पे पूछ ले। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेक्सागोन। मैंने आपको ग्रेविटेशन में सिखाया था कि कोई भी एन साइड का रेगुलर पॉलीगन अगर है, एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है और उसके सभी कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल मासेज रखे हुए हैं, तो सेंटर पे रखे हुए मास पर नेट फोर्स। यहां भी कोई एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है और उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दोगे तो कॉर्नर पे रखे हुए सभी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स 0 मिलेगा। ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों कॉर्नर्स पर मैंने 3 आइडेंटिकल चार्ज रख दिए, सेंटर पे चार्ज रखोगे फोर्स क्या होगा? 0। नहीं समझ में आई बात? अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक स्क्वायर है, चारों कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए, सेंटर पर रखे हुए चार्ज पे फोर्स क्या होगा? 0। पेंटागन है तो भी क्या होगा? 0। हेक्सागन है तो भी क्या होगा? 0। ऑक्टागन है तो भी क्या होगा? 0। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, शर्त क्या है? सभी कॉर्नर्स पर रखे हुए चार्जेस आइडेंटिकल होने चाहिए। ये बात तो हम सबको पता है। बोलो भाई। तो हम चार्जेस को हम बदलेंगे। हम क्या करेंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये हेक्सागन है। अब हेक्सागन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप सब जानते हो। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके कॉर्नर्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर ये आर 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 ये सब आर है, अगर आपने सेंटर पर यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू, यहां रखा हुआ है क्यू, मैं बोलना ही बंद कर दूंगा ना, आंखों से दिख ही रहा होगा बाकी दोगे। तुझे क्या लगता है जो आवाज आवाज में वेरिएशन आ रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा? तू बताएगा तो मुझे पता लगेगा। है, मेरा ऑर्गन ऑफ कोक्लिया एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई डिफेक्ट नहीं है। हाँ जी, ये क्यू है, ये सारे प्लस क्यू है। यहां भी क्यू ले लेता हूं फिलहाल, ये भी क्यू ले लेता हूं, ये भी क्यू ले लेता हूं, ये भी क्यू ले लेता हूं, और सेंटर पे भी क्यू है। मुझे बताइए, अगर ये साइड आर है तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस भी आर ही होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये आर होता है, ये 2r होता है, ये क्या है? आर, ये क्या है? और ये √3r होता है। क्या होता है? √3r। काइनेमेटिक्स वाला सवाल एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। सुनिए, अब मुझे बताइए इस कंडीशन में इस पे नेट फोर्स क्या है? 0। पर मैं आपसे कहता हूं ये क्यू है, ये +2q, ये +3q, ये +4q, ये +5q और ये +6q है। अब हम सबसे छोटे वाले से शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे? बात को समझिएगा ध्यान से। अब हम सबसे छोटे वाले से शुरुआत करेंगे और सबसे छोटा वाला क्यू है। क्यू, क्यू को अगर एफ फोर्स से रिपेल करेगा तो वो 4 गुना है, वो 4 गुने फोर्स से रिपेल करेगा। बोलो ना भाई। क्या क्यू ने क्यू को आर डिस्टेंस पर होने पर एफ फोर्स से रिपेल किया, क्या 4q नीचे की तरफ 4f से रिपेल करेगा? नेट फोर्स क्या मिला? किधर मिला? पक्का। इसने कितने से रिपेल किया? 2f से। और इसने? तो ये कितना मिला? समझ में आ गई बात? इसने कितने से रिपेल किया और इसने? ये क्या मिला? धन्यवाद। आपको अब सारे फोर्सेस पता है। आपको ये बात पता है कि ये 3f है, ये भी 3f है और ये भी 3f है। अच्छा, ये क्या सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल थे? अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो आप मुझे बता दीजिए ये वाला एंगल कितना? तो क्या ये और ये वेक्टर सम इधर 3f ही देंगे? तो f रिजल्ट एंड ऑन q बिकम्स इक्वल टू 6f ना। मतलब 6 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर टूवर्ड्स
+2Q ना, इसकी तरफ आया ना रिजल्टेंट। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया उसके, जिसे मैं पूछ रहा हूँ है। हाँ, ये तो आज की जनरेशन की बहुत खास बात है। उनको खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता, दुनिया के बारे में सब पता होता है। जल्दी बताओ। हाँ बता, क्या समझ में आया तेरे? तुम हंसो मत, तुम्हारे दांत निकाल दूंगा बाहर में, बहुत बढ़िया निकालता हूँ, पता है। हाँ, हाँ बता। मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे सामने ये सवाल आ जाए तो उसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? नहीं है कॉन्फिडेंस। मैंने पहली क्लास में आपसे एक बात कही थी, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, ओनली एंजॉय द फिजिक्स। फोर्सफुली दिमाग में चीजों को रखने की कोशिश करोगे, नहीं समझ में आएंगी। एक, अरे यार, तो बुद्धि दी है ना ऊपर वाले ने, तेरे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, तो अपनी तो भूल छोड़ ही दे। आप अगर फोर्सफुल दिमाग को वो प्रेशर डाल के, पता है प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फोर्सफुली, व्हाट हैपन, आपका जहन जो है बजाय चीज के समझने के, ये सोच रहा होता है मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा, या मेरे समझ में क्यों नहीं आता, या ये क्या हो रहा है। इन दैट मोमेंट योर माइंड इज थिंकिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो जस्ट बी रिलैक्स। एक सिंपल सी कहानी है, क्यू चार्ज ने क्यू चार्ज को एफ फोर्स से रिपेल किया, तो अगर इसको दो गुना कर दूंगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी दो गुना हो जाएगा ना। तो जो ऊपर बैठा हुआ है ये 4Q, क्या वो 4 गुने फोर्स से रिपेल करेगा? तो इसने रिपेल कितने से किया था? क्यू से रिपेल करता है क्या? क्यू ने क्यू को कितने फोर्स से रिपेल किया था? एफ से ना। तो 4Q कितने से रिपेल करेगा? तो इस लाइन के अलोंग ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, नीचे उनका डिफरेंस कितना आएगा? 3 ना। ये कितने से रिपेल करेगा? ये 2 से, और वो डिफरेंस कितना? ये कितने से? 3 इधर, ये कितना? 6 उधर, डिफरेंस कितना? अब ये और ये कितने पे? 120। ये ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। तो अगर 120 पे दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो तो वेक्टर सम सेम आता है। ये मैं सिखा चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो 3F और 3F अगर एक ही लाइन के होंगे तो वेक्टर सम कितना हो जाएगा? दैट इज द आंसर। नहीं समझ में आया? अभी भी तेरे समझ में नहीं आया? तो मैं पूछ रहा हूं, ये अलग ही आबादी है यार, कौन सी जनरेशन है ये? है? अरे मैं आज से 5-6 साल पहले तो मेरी मतलब किसी में मजाल जो क्लास में कोई बात कर ले और किसी हर मतलब 10 से 15 मिनट किसी एक बच्चे से डिस्कशन चलता था, तुझे ही बताना है सब। फिर एक साथ मेरे साथ घटना घटित हो गई। एक मैडम थी बोटनी की टीचर, वो आई, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपके बेच में पढ़ती है एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसको मैंने देखो 8th क्लास को जंप मार के 9th में पढ़वाया था, फिर 9th वो पढ़ी, उसके बाद मैंने 10th का एग्जाम दिलवाया सीधा उसको, 9th 10th एक साथ पढ़वा के, अभी वो 12th में पढ़ रही है, पर वो सर वो है बहुत छोटी। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने कहा आपने ये रहम क्यों किया उसके ऊपर? एक होता है ना, सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, पता है, सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में ठीक है और आपने उसको जंप करवा करके किसी बड़ी क्लास में भेज दिया, तो जब वो अपनी क्लास में था ही वॉज द सुपीरियर ऑफ ऑल अदर्स। वो जो दिमाग की सुपीरियरिटी होती है ना, आई एम द बेस्ट, वो आगे लेके जाती है। आपने उठा के उसको इस जगह डाल दिया जिनको ऑलरेडी ज्यादा आता था, अब वो इंफीरियर हो गया। वो पीछे करवाने वाला लॉजिक फिर भी ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ कि उन्होंने कहा उस बेटी से मिलवा दिया, मैं एसएचएम पढ़ा रहा था यार, फेजर पढ़ा रहा था, एक डायग्राम बनाया, दूसरा 3-4 फेजर के सवाल करवा दिया, मैं मस्त सो रही है क्लास में हूँ, बढ़िया। मेरा 2-3 बार ध्यान चला गया, मैंने कहा मैं तो सो रही है हाँ ठीक है। मैंने दोबारा समझा दी सारी चीजें। अब जब दोबारा समझाया तो अभी बहुत पैसे वैसे, मैंने कहा यार इसकी माँ कल के गई है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना है। मैंने उससे मैंने कहा खड़ी हो जा, मैं कहा ध्यान है तेरा? आप पढ़ा रहे हो वही,
मैंने कहा सब समझ में आ गया? बोले आ गया। बता क्या समझ में आया? वो खड़ी हो गई। भाई साहब उसने तो रोना शुरू किया है। मतलब लिटरली मेरी क्लास का आखिरी आधे घंटा बाकी था, वो इतना बुरी तरह से रोई कि दो बच्चियां बेचारी गई, वो उसको बाहर लेके गई, समझाया, वो चुप नहीं हुई। रात को उसकी मदर का फोन मेरे पास आया कि सर मैंने कहा था मेरी बेटी का ख्याल रखना, आपने क्लास में उसकी इंसल्ट कर दी। मैंने कहा मुझे नहीं पता था आपके बच्चे और आप इतने इज्जतदार हो। मुझे तो लगा वही ख्याल रखना होता है कि कोई बच्चे का ध्यान नहीं तो उसको जगा दो यार। और पूछ लोग में तेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर ये इंसल्ट है तो मैंने कहा इसमें आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। शी डिजर्व फॉर योर डॉटर बीइंग योर डॉटर। मतलब अगर माता जी इतनी महान हो तो बच्चे फिर ऐसे ही होंगे ना। धन्यवाद। यस, सही कहा तूने। बढ़ जाइए आगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हेलो। तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 120 में तो वेक्टर सम जीरो आता है। तीन की बात कर रहा हूं, पता नहीं क्या सुनते हो। तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 120 में तो वेक्टर सम जीरो होता है। अब हम क्या करेंगे इस सवाल के अंदर, देखिए आपने ये वापस से एक रेगुलर हेक्सागन लिया, ये वाला जो चार्ज है ये प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज -2q, ये वाला चार्ज +3q, ये वाला चार्ज -4q, ये वाला चार्ज +5q और ये वाला चार्ज -6q और सेंटर पे हमने रख दिया q +q। अब सेंटर वाले पे रिजल्टेंट बताना है, सेंटर वाले पे रिजल्टेंट बताना है। अब ध्यान से सुन लीजिए, रुक जाइए एक बार सब लोग, ये सवाल उससे बेहतर है, इसको हमें ध्यान से समझना है। सुनो ध्यान से, जरा मुझे बताइए क्या प्लस प्लस को रिपेल करेगा? अगर इसमें इस पर एफ फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा? कितने फोर्स से? 4F किधर आएगा? इसका रिपल्शन किधर आएगा? तो नेट कितना बना? क्या ये 5F है? तो आपने यहां लिख दिया 5F, चलेगा? चलिए साहब, इन दोनों की कहानी खत्म कर दी हमने। अब आ जाइए वापस दूसरे वाले पर। ये -2q क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल, तो इधर कितना आएगा? 7F। लिख दे 7F, ये हो गया 7F। क्या ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा? कितना आएगा बताइए? 9F ना, तो ये लिख दिया हमने 9F। अब हमें पता है कि ये 9F है और अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि सारे एंगल कितने हैं? 120। तो बताइए सबसे ऊपर जो फोर्स ये है ये कितना है? 5F। ये फोर्स कितना है? 7 का मतलब 5F +2F। याद करो मैंने कहा था डिफरेंट मैग्नीट्यूड आ जाए तो कैंसिल करना पड़ेगा। और ये कितना है? 9F है ना, तो 9 को क्या लिखें? 5F +4F। अब आप सब जानते हो कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स एक दूसरे से 120 पे हो तो वेक्टर सम क्या देते हैं? जीरो। बताइए इधर कितना बचा? 2F। और इधर कितना है? 4F ना, मतलब 2F +2F। दिस एंगल इज व्हाट? 120 डिग्री ना। क्या 2F एंड 2F 120 पर वेक्टर सम बाइसेक्टर पे देगा? क्या ये 2F आएगा? इधर कितना बचा? 2F। इधर कितना बचा? 2F। 2F और 2F के बीच का एंगल कितना? तो रिजल्टेंट कितना? √3 टाइम्स ऑफ 2F। नहीं समझ में आया? आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। क्या ये सबसे बड़ा वाला था? 9F इधर था ना ये, तो जो सबसे बड़ा वाला उससे 30 डिग्री पे मिलेगा तो √3। नहीं समझ में आया? तो जो एफ रिजल्टेंट आएगा क्या वो 2√3 के Q²/R² होगा? बना लीजिए जल्दी से।
बढ़ जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना अगर वो इक्विलिब्रियम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? और अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क जीरो। और अगर कंप्लीट इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी होना चाहिए। इफ नथिंग इज सेड वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स का जीरो होना जरूरी है। तो सबसे पहली कहानी तो इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है नेट फोर्स का जीरो होना। दूसरी कहानी के साथ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे किसी पार्टिकल के लिए कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। वो इक्विलिब्रियम में, उसके लिए नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा? जीरो। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मुझे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना है तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके देखा जाता है। क्या करके देखा जाता है? So when a particle is displaced from the equilibrium position and release, आपने डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, छोड़ने पर अगर फोर्स वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर वो होगा तो जब उसको धक्का दोगे तो वापस वहीं आना चाहेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगे तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज कॉज ऑफ ऑसिलेशन, वो हमेशा ऑसिलेशन का कारण बनता है। तो जहां कहीं भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर आपने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ा तो डेफिनेटली वो वहां ऑसिलेट करेगा। अब वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो देखेंगे कहानी क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम के लिए पार्टिकल पर नेट फोर्स का जीरो होना जरूरी है। दूसरी बात, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे चेक करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस करके देखेंगे कि जहां छोड़ा है वहां रिजल्टेंट फोर्स कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है या दूर लग रहा है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही फोर्स लग जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, तो भगा देगा ना उसको वहां से। नहीं समझ में आई बात? और अगर मान लीजिए आपने जहां डिस्प्लेस करके छोड़ा वहां फिर से नेट फोर्स जीरो तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था। नहीं समझ में आई बात? आप एग्जांपल ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये मैंने मार्कर को यहां रखा, क्या इस पे नेट फोर्स जीरो है? अगर इस पे नेट फोर्स जीरो तो ये पक्का इक्विलिब्रियम में है। आपको मैंने इसको डिस्प्लेस कर यहां छोड़ा, ये फिर से इक्विलिब्रियम में है। यहां डिस्प्लेस किया, छोड़ा, फिर से क्या है? एवरीवेयर दिस इज इन इक्विलिब्रियम ना, तो दिस इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। कहानी क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं और यहां रखता हूं, ये इक्विलिब्रियम में है। अब इधर डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो इधर डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट चला ना, कौन सा इक्विलिब्रियम है? अगर इसको मैं ऐसे कर दूं और यहां रख दूं, अब यहां रखने पर इक्विलिब्रियम में तो होगा, पर डिस्प्लेस करूंगा तो भाग जाएगा। इधर डिस्प्लेस करूंगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम? समझ में आ गई बात? तो इक्विलिब्रियम को चेक करने का तरीका क्या होता है? पार्टिकल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है और डिस्प्लेस करके जहां छोड़ रहे हो उसको देखो नेट फोर्स कितना है। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। तो लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ सेपरेशन है और यहां पर दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है और ये चार्ज है। बोथ द चार्जेस आर आइडेंटिकल एंड फिक्स्ड। मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है और इसको भी हमने फिक्स्ड किया हुआ है। जब भी आप किसी चार्ज को फिक्स करते हो तो किसी एडिशनल फोर्स की हेल्प लेते हो। आप मुझे बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? और अगर ये फिक्स है तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए आपने कोई ना कोई फोर्स लगा रखा होगा ना। आपने कील ठोक दी, रस्सी से बांध दिया, गम से चिपका दिया, कुछ तो किया होगा तभी तो रुका हुआ है, अदरवाइज तो रिपल्शन से भाग जाते ही। तो जब भी फिक्स किया जाता है हम किसी ना किसी फोर्स की हेल्प लेते हैं। ये कहानी क्लियर? अब मैं कहता हूं ये इसका मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q। मेरा सवाल यह है कि इस Q का साइन और मैग्नीट्यूड क्या हो ताकि ये स्मॉल q यहां इक्विलिब्रियम में रहे। फॉर व्हाट साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q इट विल रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम? द आंसर इज व्हाटएवर बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड इट विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। रीजन, दो आसपास जो रखे हैं बराबर डिस्टेंस पे हैं और बराबर के चार्ज है।
तो वो दोनों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसका फोर्स और इसका फोर्स हमेशा इक्वल एंड, मान लीजिए ये माइनस होता तो जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर लेगा, ये प्लस होता जितने से वो रिपेल करेगा उतने से वो भी रिपेल कर देता। नहीं समझ में आया? तो केस वन जल्दी से डायग्राम बना के नोट डाल के लिखिए। लिखे, देखिए, वॉट एवर बी साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज, whatever be sign and magnitude of small q charge, whatever be sign and magnitude of small q charge, it will remains in equilibrium, it will remains in equilibrium at midpoint of, at midpoint of two identical fixed charges, midpoint of two identical fixed charges। कहानी क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम केस टू पे आएंगे। केस टू, ये मैंने टू कर दिया, इसको आपको दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से। इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं इसको वर्टिकल, मैं चेक करूंगा कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो अब डिस्प्लेस करना पड़ेगा ना यहां से। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको वर्टिकल डिस्प्लेस करूं, हेलो, या मैं इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करूं, ऐसे। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो क्या यहां रखने पर, यहां से डिस्प्लेस किया यहां, ये उधर रिपेल करेगा, क्या ये इधर रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर भाग जाएगा ना। अगर उसको मैं यहां लेके आता, यहां, तो ये इधर रिपेल करता, रिपेल करता, रिजल्टेंट किधर आता, नीचे भाग जाता। बोलिए भाई, कहानी क्लियर? आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देके यहां लाता, यहां पर, तो जब यहां लाके छोड़ूंगा एक्स डिस्प्लेसमेंट देके, तो बताइए, यहां इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको ए बोल देता हूं, जब मैं यहां डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा, तो बी का फोर्स ऑफ रिपल्शन बड़ा होगा या ए का? और बी का फोर्स ऑफ रिपल्शन किधर है, लेफ्ट या राइट? आपने डिस्प्लेस किधर किया था, तो क्या रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आएगा? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नहीं समझ में आया? ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर आप मिड पॉइंट पे रखोगे, तो फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इट विल बी इन। कहानी क्लियर? अगर मैं इसका अपोजिट केस स्टडी करूं, साथ साथ ही कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है और यहां पर दो चार्जेस हैं, ये चार्ज मेरे पास प्लस क्यू, ये चार्ज भी हमारे पास प्लस क्यू है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट पर इस बार हमने एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर माइनस क्यू चार्ज को मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दूं, व्हाट हैपन? ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं भाई, ये क्या है, फिक्स्ड, ये भी क्या है, फिक्स्ड। फिक्स जब होते हैं दो चार्जेस, तो इक्विलिब्रियम फाइंड करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उन दो का इक्विलिब्रियम तो देखना ही नहीं है, वो तो फिक्स हो रखे हैं, एक का इक्विलिब्रियम देखना है ना। आप मुझे बताइए, क्या यहां ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? अगर आपको यहां डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, मुझे बताइए, क्या ये अट्रैक्शन फोर्स अपनी तरफ लगाएगा? क्या ये भी अट्रैक्शन फोर्स अपनी तरफ लगाएगा? क्या रिजल्टेंट फोर्स नीचे आएगा? क्या रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है? सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन वी डिस्प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये उधर अट्रैक्ट करेगा, ये उधर करेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर आएगा। तो क्या नेगेटिव चार्ज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर मैं इसको यहां डिस्प्लेस कर देता यहां पर, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होता, तो भाग जाता ना उधर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कहानी क्लियर? पहले ये डायग्राम बनाइए।
कल तो आपने कहा था दिमाग लगाना होता है, आज आप कह रहे दिमाग मत लगाओ। ओह माय गॉड। बहुत गलत बात। कोई एक बात पे आप फम रही है, दिमाग लगाना है या नहीं लगाना है। जिस दिन साइंस ली थी ना उस दिन डिसाइड हो गया था दिमाग लगाना होता है, वरना ले लेते आर्ट्स, गांधी की जयंती याद करते, कौन कहता दिमाग लगाना है। 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, कोई फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन है, कोई लॉजिक है? नहीं है, याद करो मस्त रहो, नहीं लगाना दिमाग। अच्छा एक पता है, एक हिस्ट्री वाले प्रोफेसर का मैंने डायलॉग सुना। वो लेक्चर दे रहे थे किसी कॉलेज के अंदर। बोले अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो दिमाग की जरूरत होती है। दिमाग की जरूरत कहाँ नहीं होती? बोले साइंस में नहीं होती, न्यूटन ने दे दिए, लो अब क्या दिमाग लगाना, दिमाग तो न्यूटन ने लगाया था। मतलब हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा हुआ कि सब देखिए दिमाग तो हम ही लगाते हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या दिमाग लगाना, वो तो लो डिसाइड हो गए साइंस के पहले ही। हिस्ट्री कहाँ डिसाइड हुई? हिस्ट्री नहीं डिसाइड हुई, वो तो हो गया, पता नहीं क्या होना था। नहीं समझ पाए? मतलब अलग ही लॉजिक था वो, गजब। बढ़े आगे। आज सुनिए ध्यान से, पहले में लिखिए, लिखिए व्हेन पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, when positive charge placed at midpoint, it will be in unstable equilibrium for vertical displacement. It will be in unstable equilibrium for vertical displacement and and stable equilibrium, in stable equilibrium for horizontal displacement. In stable equilibrium for horizontal displacement. कहानी क्लियर? दूसरे वाले में लिखना है हम लोगों को। अब आप पहले इसका डायग्राम बना लीजिए फिर लिखेंगे। अच्छा डायग्राम बना लिया पहले ही? कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, सेकंड केस में लिखिए, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड at midpoint, it will be in stable equilibrium. When negative charge is placed at midpoint, it will be in stable equilibrium for vertical displacement and in unstable equilibrium for horizontal displacement. अब मैं जस्ट एक बार आपके इक्विलिब्रियम कैसे चेक किया जाता है समझ में आया या नहीं आया, दो केस सिंपल सिंपल से बता रहा हूं। आप खुद बताइए इक्विलिब्रियम का टाइप कैसा होगा, जैसे कॉपी नहीं करना है, समझना है बस। आप मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ट्यूब है, क्या है? ट्यूब। सुनिए ध्यान से, और इस ट्यूब का ये एंड ओपन है, राइट। इस ट्यूब के यहां पर आपने कोई प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड किया हुआ है, राइट। और इस ट्यूब के अंदर यहां पर एक बॉल है, ये बॉल, बॉल का मास एम है और चार्ज प्लस क्यू है। बॉल का सेंटर नीचे वाले चार्ज के सेंटर से वाई नॉट हाइट पे था, बॉल सभी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं बॉल को यहां छोड़ देता हूं तो मैं क्या देखता हूं? बॉल रुकी हुई है। तो बॉल रुकी होने की शर्त क्या है? कि साहब देखिए नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी ना, बोलो भाई। और ये प्लस तो रिपल्शन ऊपर लग रहा होगा, एफ इलेक्ट्रिक। क्या एफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू के क्यू क्यू बाई वाई नॉट स्क्वायर होगी? तो हम देखेंगे कि साहब ये यहां रुकी हुई है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में है। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस तो कर नहीं सकते, इसको तो वर्टिकली डिस्प्लेस करोगे ना। किसी बंदे ने इसको हल्का सा नीचे पुश किया, तो नीचे पुश करने पे क्या एम जी बदलेगा? एम जी में कोई चेंज, पर वाई कम होने की वजह से ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर आएगा? मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल। नहीं समझ में आई बात?
अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करता तो mg में कोई चेंज, लेकिन ऊपर डिस्प्लेस करने पे y हो जाता बड़ा तो फोर्स हो जाता छोटा, तो नेट फोर्स। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या? नहीं समझ में आई बात? ऐसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ध्यान से समझिए। इस रोड के, ये यहां से हमने रोड को फिक्स किया हुआ है, राइट? ये जो दोनों एंड है ये रिजिड सपोर्ट है, और ये स्मूथ रोड है। क्या है ये? बस ऐसे ही समझने के लिए कि मुझे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे चेक करना होता है। हमने क्या किया, यहां पर एक रिंग या बीड है, मोती टाइप कोई स्ट्रक्चर है जो आपने इसमें पिरो रखी। ये जो रिंग है इसमें से स्लाइड कर सकती है आराम से, और इसके जस्ट नीचे यहां 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 मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड किया हुआ है, और ये डिस्टेंस वाई नोट है। अब क्या ये जो रिंग है इसका एम जी नीचे खींच रहा होगा इसको, पर ये वाला जो है चार्ज वो उसको ऊपर धक्का दे रहा होगा। हेलो, बोलो भाई। अगर यहां एम जी, ये देखो ये केस अलग था, यहां एम जी का उसके बराबर होना जरूरी था, यहां वहां जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए एम जी बड़ा था और इसकी वजह से लगने वाला रिपल्शन फोर्स छोटा था, तो ये नीचे आना चाहेगी, पर रोड नीचे आने नॉर्मल देके बैलेंस कर देगी ना। अगर मान लीजिए रिपल्शन फोर्स जिसका ऊपर आ रहा है वो बड़ा था, एमजी छोटा था, तो नेट फोर्स ऊपर आएगा, तो ऊपर जाना चाहेगी, क्या रोड ऊपर जाने देगी? वापस नॉर्मल देके बैलेंस कर देगी। मतलब ये यहां इक्विलिब्रियम है या नहीं? अरे है ना भाई। आप मान लीजिए ये प्लस है, क्या है? अगर ये प्लस होती तो अगर इसको मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा यहां पर, तो आप कहोगे इसका रिपल्शन फोर्स उधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, रिपल्शन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो भगा देगा। नहीं समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम का टाइप क्या था? अगर मान लीजिए ये माइनस होता तो इसका अट्रैक्शन फोर्स इधर मिलता, एम जी तो इधर था ही था, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा? तो ये जो कंपोनेंट इधर आ रहा है क्या वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट था? तो इक्विलिब्रियम का टाइप कौन सा? नहीं समझ में आया? इस तरह से हम चेक करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्लास में ये जो दो केस है ना, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।